आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, होता कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कि वो जज बन चुका है, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं वो, कि किसी को क्रिमिनल घोषित कर देंगे और घर तोड़ देंगे। किसी के बाप से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। हर घड़ी हर दिन सोचते होंगे, बार बार जहन में सवाल कौंधता होगा, जहरीली जुबान बोलने वाले, ऐसी आग उगलने वाले असदुद्दीन ओवैसी असल में हैं कौन? क्यों ओवैसी मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं? क्यों ओवैसी मोदी से लेकर योगी तक से टकराने में जरा भी नहीं झिझकते? तो आज ओवैसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। उनकी जन्म कुंडली से लेकर कर्म कुंडली तक का हिसाब हो जाएगा। ओवैसी खानदान के इतिहास से लेकर भूगोल तक का पन्ना पन्ना पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। असदुद्दीन ओवैसी की कहानी बताएं उससे पहले उस मजलिस यानी AIMIM का इतिहास जान लीजिए, जिसके दम पर ओवैसी इतने पावरफुल नेता बनकर उभरे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की स्थापना 94 साल पहले साल 1928 में हुई। हैदराबाद में इसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संगठन के रूप में हुई, लेकिन आजादी के बाद के घटनाक्रमों और उथल पुथल के बाद यह हैदराबाद में एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभर आया। 1948 तक ये संगठन हैदराबाद को अलग मुस्लिम राज्य बनाने की वकालत करता रहा, लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने मजलिस पर 1957 तक बैन लगा दिया। 1957 में जब मजलिस से बैन हटा तो इसने अपने नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़ लिया। इसी साल मजलिस की कमान उस वक्त के मशहूर वकील और सुन्नी मुसलमान अब्दुल वहाद ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के दादा के हाथों में आ गई। मतलब ये कि ओवैसी खानदान के हाथों में मजलिस की डोर पिछले 65 सालों से है। अब्दुल वहाद के बाद सलाउद्दीन ओवैसी मजलिस के अध्यक्ष बने। 1960 में पहली बार AIMIM ने हैदराबाद के नगरपालिका चुनाव में कोई चुनावी जीत हासिल की। 1962 में सलाउद्दीन ओवैसी विधानसभा सदस्य चुन लिए गए। यही सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में हैदराबाद से पहली बार सांसद चुने गए और साल 2004 तक लगातार इस सीट पर सांसद बने रहे। सलाउद्दीन ओवैसी के 3 बेटे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और बुरहानुद्दीन ओवैसी हुए। 53 साल के असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं। अपने पिता की तरह असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 से लगातार हैदराबाद से सांसद हैं। तो वहीं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं। इनके दूसरे और सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेमाद अखबार के संपादक हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो लॉ करने के लिए लंदन चले गए। यहाँ उन्होंने लंदन के लिंकन इन से बैचलर ऑफ लॉज और बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई की। मौजूदा वक्त में ओवैसी राजनीति के साथ साथ एक वकील भी है और अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं।
ओवैसी की राजनीति मुस्लिम और अल्पसंख्यकों पर केंद्रित रहती और अक्सर वो भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने हैदराबाद से बाहर निकलकर भी अपनी धाक जमाई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र या बिहार क्यों ना हो। हालांकि उनका राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में पूरी तरह फेल हो गया। पर्सनल फ्रंट की बात करें तो 1996 में असदुद्दीन ओवैसी की शादी फरहीन ओवैसी से हुई। इन दोनों के 5 बेटियां और एक बेटा है। बेटे का नाम सुल्तान है। बहुत कम लोग जानते होंगे, राजनीति कानून के अलावा क्रिकेट में भी ओवैसी का जलवा कायम रहा। 1994 में विजय ट्रॉफी में तेज गेंदबाज के रूप में ओवैसी ने अंतर विश्वविद्यालय अंडर 25 की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और बाद में दक्षिण क्षेत्र विश्वविद्यालय टीम में भी ओवैसी को चुना गया। ओवैसी का ये रूप आज भी यदा कदा मैदान के नजदीक आने पर नजर आ जाता है। विवादों से गहरा नाता रखने वाले ओवैसी ने 2008 के मुंबई के हमले के बाद पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ओवैसी बोले, देश के दुश्मन मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। ओवैसी भारतीय मुसलमानों को हज सब्सिडी दिए जाने के भी खिलाफ रहे। वो इस पैसे से मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करने की वकालत करते रहे। राजनीतिक बयानबाजी के बाद 14 मार्च 2016 में महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी विवादों में आ गए। ओवैसी ने कहा कि मैं कभी भारत माता की जय नहीं कहूंगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में जितने तहजीब तमद्दुन है शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होंगी। ये हमारे वतन अजीज की उसूलियत अहमियत है। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के साल 2019 में ओवैसी जब संसद में पहुंचे तो शपथ लेने से पहले बीजेपी सांसदों ने उनके सामने वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष लगाए। ये मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से छाया रहा। इसके अलावा ओवैसी 3 तलाक, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। नुपुर शर्मा और प्रॉफिट मोहम्मद विवाद पर ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई। देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है,
अब मुद्दा बुलडोजर बाबा पर टिका है। यूपी में दंगाइयों पर बुलडोजर चलने से ओवैसी आग बबूला है। होता कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कि वो जज बन चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं वो, कि किसी को क्रिमिनल घोषित कर देंगे और घर तोड़ देंगे। और नोटिस लगाते हैं आप, पुरानी नोटिस, सुनवाई का मौका नहीं देते। और वो घर जो तोड़ा गया है वो तो वो जिसको एलिज एक्यूज है उनकी वाइफ के नाम पर है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमान दे रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं भाजपा की सरकार। तो ऐसी कहानी है ओवैसी और AIMIM की, जो मुस्लिमों का रहनुमा बनकर किसी से भी भिड़ जाते हैं। मोदी योगी के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं।